मॉडरेट क्वेश्चन सेकेंड राउंड में हुए और थर्ड राउंड में ये टाइप डी क्वेश्चन, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और जितना आप रिवाइज करते जाएंगे, राउंड चलाते जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस वर्क करता रहेगा, आपके ब्रेन की क्वालिटी बढ़ती जाएगी रिवाइजिंग से, और आप बेहतर रिजल्ट ला सकेंगे और आपको टाइप डी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपका जहन तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आइए अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड आप कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास आंसर डायरेक्ट नहीं पता होता, लेकिन आपको ये पता होता है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा आंसर है कि जो रॉन्ग है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। इसकी एक एग्जांपल देखिए, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सॉल्व 381 स्क्वायर प्लस 597 स्क्वायर। आपको 381 का भी स्क्वायर करना है और 597 का भी स्क्वायर करना है। अब देखें, दोनों के स्क्वायर को फिर ऐड करना है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। अब आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर ही सारा कुछ करना है। अब देखिए, आप 381 को 381 से पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपको 1 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 1 से, 8 से, फिर 3 से। इसके बाद आपको 1 के नीचे क्रॉस लगाकर 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, 8 से और 3 से। फिर आप नेक्स्ट लाइन में डबल क्रॉस लगाकर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, फिर 8 से, फिर 3 से। ठीक है, इसके बाद आप ऐड करेंगे इन तीनों को। तो आप क्या करें, आप कोई मल्टीप्लिकेशन ना करें, सिर्फ जो लास्ट डिजिट है 381 का, जो कि 1 है, और लास्ट डिजिट है 381 का, दूसरे 381 का, वो भी 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया। नेक्स्ट इसके नीचे क्रॉस आना है, नेक्स्ट लाइन में भी उसके नीचे क्रॉस आना है, और जब आप ऐड करोगे तो आपका जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा आएगा, 1 आएगा। यही चीज़ आप रिपीट कीजिए 597 में। तो 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आंसर आता है, 4 कैरी कर जाता है। अब वो 4 कहाँ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करके 9 आपका आंसर आ गया। देखें, 381 के स्क्वायर जो कुछ भी आएगा इसके आखिर में 1 आएगा, 597 के स्क्वायर में जो कुछ भी आएगा इसके आखिर में 9 आएगा, और जब 9 को 1 से जब आप ऐड करोगे तो 10 होता है। 10 का मतलब है लास्ट डिजिट 0 होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इस लास्ट डिजिट 0 को देखेंगे, ऑप्शन में 0 कहाँ है, तो आप गौर से देखें, ए, बी, सी, डी, इसमें लास्ट डिजिट जो है वो ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, बल्कि लास्ट डिजिट 0 डी में है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखें कितना आसान हो गया। अदरवाइज़ आप स्क्वायर्स करते हैं, बहुत टाइम लगता है, फिर इन स्क्वायर्स को करके ऐड करते हैं। तो आप सिर्फ क्या कीजिए, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, स्क्वायर निकाल लीजिए और लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से ऐड कर दीजिए, तो आपके पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन यू डोंट नो द आंसर, नेक्स्ट स्लाइड है कि अगर आपको आंसर नहीं पता, यू हैव टू अप्लाई गैस, यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे, आप तुक्का लगाएंगे। गैस को हम ऑड वर्ड है बड़ा, उर्दू का तुक्का, लेकिन बाज़ों का तुक्का बड़ा काम आता है। पीपल थिंक इट स्ट्रेंज बट दिस इज़ डन आफ्टर यू हैव सॉल्व टाइप ए, टाइप बी एंड समटाइम्स टाइप सी क्वेश्चंस एंड you have scored 70 to 75% मार्क्स। ठीक है ना, ये परसेंटेज दिखी हुई है, 75-80% आपने स्कोर कर लिया है, आपने टाइप ए, बी, सी भी कर लिया है। अब बहुत डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको गैस अप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप जो है वो गैस अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कि ये जो गैस है, यानी कि जो तुक्का है, इसकी भी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस को हम आइंस्टाइन गैस भी कहते हैं, यानी तुक्का लगाओ, लेकिन तुक्का भी सोच समझ कर लगाओ। याद रखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज बनाते वक्त कोई पैटर्न सेट नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि 1 to 8 जो क्वेश्चंस हैं सबका आंसर ए हो, या इस तरह से किया गया हो कि ए 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी और फिर रिपीट कर दिया जाए। ये स्कैटर्ड मैनर में होता है। एग्ज़ाम का पेपर सेट करते वक्त जो पेपर बनाने वाला पर्सन है वो इस तरह का कोई सेटिंग, पैटर्न की सेटिंग नहीं करता। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गैस कब किया जाए, ठीक है ना।
अब आपको हम गैस बता रहे हैं और एजुकेटेड गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस कब किया जाए, यानी तुक्का कब लगाया जाए। तो याद रखिएगा, तुक्का कब लगेगा, जब नेगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर तुक्का लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनईडी का पेपर ईकेट वालों के लिए और एमडी केट का पेपर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एमडी केट एम केट के स्टूडेंट्स तो सुन लीजिए, आपने तो तुक्का लगाना है, ठीक है। इसलिए कि अगर आप छोड़ के आओगे तो तब भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और खुदा ना खासा गलत हो गया तुक्का लगाकर तब भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लिहाजा एनईडी वाले और एमडी केट वाले तुक्का लगाएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो क्या करना चाहिए, तो फिर एक फार्मूला है कि किसी भी एमसीक्यू के ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शंस कितने हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस को आप नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अगर इक्वल्स टू और लेस देन 1 आए, देखिए फार्मूला आपके सामने स्लाइड पे मौजूद है, स्क्रीन पे मौजूद है। अब आपके पास सपोज 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास नेगेटिव मार्किंग जो अक्सर की जाती है वो 1/4 होती है, यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग की जाती है, यानी हर 4 नेगेटिव क्वेश्चंस के, हर 4 रॉन्ग क्वेश्चंस का एक नंबर माइनस कर दिया जाता है। तो इसे हम कहेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो 4 ऑप्शंस को अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, यानी यू कैन गैस। लेकिन अगर 5 ऑप्शंस हों तो मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है। 5 ऑप्शंस को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.25, जो कि ग्रेटर देन 1 है। यहाँ आप कोशिश करेंगे कि अवॉइड गैसिंग, यानी तुक्का लगाने से परहेज करें। सारी बातों की समरी क्या हुई कि जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एनईडी वाले और एमकेट वाले खुश हो जाएं, आप तुक्का लगाएंगे। तो इन सारी बातों की समरी हम इस तरह से करेंगे कि एनईडी और एमडी केट के पेपर में चूंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप वहाँ गैस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। और जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या आप किसी और कॉलेज में, बिजनेस कॉलेज में टेस्ट दे रहे हों और वहाँ नेगेटिव मार्किंग हो, तब भी 4 ऑप्शंस अगर होंगे तो आप तुक्का लगा सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं। हाँ, 5 ऑप्शन में फिर बहुत थोड़ा सा ख्याल रखिए, बहुत एहतियात से गैस करें, ठीक है ना। अब एक गोल्डन रूल सुन लीजिए। ये गोल्डन रूल ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, ये गोल्डन रूल जो है वो सारा यूनिवर्सल है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको यही इसका रिजल्ट मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन, आप रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसका एक गोल्डन रूल सुन लीजिए। समटाइम्स ऑप्शन जो दिए जाते हैं इसमें ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज ऑलमोस्ट 32% करेक्ट, इसके चांसेस 32% ज़्यादा हैं। वरना ए बी सी डी सबके चांसेस 25% होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव अगर ऑप्शन है तो उसके चांसेस चूंकि 32% है और आपको ए बी सी डी में कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या आंसर है, तो आप तुक्का, और वो भी एजुकेटेड तुक्का, आइंस्टाइन गैस कैसे करेंगे कि आप इस गोल्डन रूल का ख्याल रखेंगे कि तुक्का भी बेतुक्का नहीं होना चाहिए। लिहाजा एजुकेटेड गैस ये कहता है कि 32% चांस जब इस ऑप्शन के हैं, तो अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और आप रॉन्ग को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते कि क्या गलत है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव पे टिक करेंगे, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन ये भी होता है। ये देखा गया है कि नन ऑफ द अबव का जो चांस है वो 21% है, और वैसे चारों ऑप्शंस के चांस 25% होते हैं। तो चूंकि नन ऑफ द अबव का चांसेस उस 25 से भी कम है, 21% है, लिहाजा नन ऑफ द अबव को आप कभी भी एज अ आंसर मत लीजिए, ठीक है ना। तो देखें, ये एजुकेटेड गैस हैं, ये उस सूरत में आप करने जा रहे हैं जब आपको 4 ऑप्शंस में कुछ नहीं पता कौन सा सही है और ये भी नहीं पता कि कौन सा गलत है, ताकि रॉन्ग को आप एलिमिनेट कर सकें, ठीक है ना। एक ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी, याद रखिएगा, बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी या बोथ सी एंड डी, इस तरह का जो ऑप्शन होता है वो अक्सर करेक्ट होता है। लिहाजा आपको जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। दूसरा गोल्डन रूल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वैल्यू अवे टू द क्लोज वैल्यूज इज रॉन्ग।
यानी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं 11, 12, 14 और 55। तो सीधी सी बात है कि जो 11, 12 और 14 है, इन तीन में से कोई ऑप्शन हो सकता है। 55 रेंज से बहुत दूर है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आंसर रेंज से बहुत दूर हो, क्योंकि जो असल आंसर होता है वो रेंज में होगा, क्योंकि वो टीचर आपको डॉज देना चाह रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत में 55 जो ऑप्शन होता है वो अमूमन रॉन्ग ऑप्शन होता है। तो इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ टू ऑप्शन साउंड सिमिलर, कभी कभी ऐसा होता है दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ए है 2112, बी है 2121, सी है 1325 और डी है 1026। आप गौर से देखिए, ए और बी 2112 और बी 2121, इसका मतलब ये कि आंसर इन दोनों में से कोई एक है और टीचर आपको डॉज दे रहा है। इसका साफ मतलब है कि सी और डी रॉन्ग होंगे और ए और बी में से कोई एक सही है। तो ये सारे जो गैस हम कर रहे हैं बगैर सोचे कि आंसर कौन सा है, ये सब कुछ गैस हुआ जा रहा है। देखें, इसमें हमें क्वेश्चन तक नहीं पता तो हम गैस कर रहे हैं, लेकिन ये गैस कौन सा गैस है? एजुकेटेड गैस है। एक और गोल्डन रूल देखिए एजुकेटेड गैस, चेक द डायमेंशंस। फर्ज करें कि आपको क्वेश्चन आ जाता है, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे आखिर में पूछा है फाइंड द वॉल्यूम, आप वॉल्यूम मालूम करें, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं 12 मीटर स्क्वायर, 21 मीटर क्यूब, 15 डेसीमीटर क्यूब एंड 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप गौर से देखें कि किन दो के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको ये पता है कि जब आपसे वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम जो कि 3 डायमेंशनल है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट या लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आना चाहिए? आपके पास क्यूबिक डायमेंशन होनी चाहिए, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक डेसीमीटर। लिहाजा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन दो में से कोई एक करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी डायमेंशन स्क्वायर्स में है और ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो आपको डायमेंशन से पता चल गया और आपको कुछ नहीं पता आंसर कौन सा है, लेकिन आप कम से कम ये मालूम कर रहे हो कि कौन से आंसर्स में से आंसर हो सकता है और कौन से ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो ये एजुकेटेड गैस है। एक और एजुकेटेड गैस देखिए, एग्जाम्पल ऑपोजिट चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी क्वेश्चन की, कोई भी क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। x इज नीदर रियल नॉर इमेजिनरी नंबर, b x इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, c x इज इमेजिनरी नंबर, d नन। तो आप जरा गौर से देखें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये ऑपोजिट टीचर ने क्यों मुंतखब किए हैं? इसलिए कि वो इसमें डॉज देना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें 2 ऑप्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हों, चांसेस बढ़ जाते हैं कि ए और बी में से ही कोई एक आंसर है और सी और डी क्या है? रॉन्ग है। तो ये एजुकेटेड गैस थे। अब आइए दूसरा गैस, तुक्के की दूसरी किस्म, जिसमें कोई तुक्का नहीं है, बेतुका तुक्का है, वो है ब्लाइंड गैस। ब्लाइंड गैस के सिलसिले में क्या करेंगे? When you do not know anything, आपको पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, बट एवरी गुड ब्लाइंड गैस ऑल्सो रिक्वायर्स सम इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, हर ब्लाइंड गैस में भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है। तुक्का भी बेतुक्का नहीं होना चाहिए। यहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्लाइंड गैस की एक एग्जाम्पल देखिए, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्चेस शो दैट इन 4 ऑप्शंस, option B is 28% correct, option C is 25% correct। देखिए, हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है और हमारे पास ऑप्शन भी देखिए क्या है, A B C D, कोई आंसर नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? आप कहेंगे सर क्वेश्चन भी नहीं पता, ऑप्शन के भी आंसर नहीं है। जी हाँ, इसको हम कहेंगे ब्लाइंड गैस। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑप्शन हो, अब आपको कुछ नहीं पता तो फिर ये ब्लाइंड गैस अप्लाई करेंगे। और ये ब्लाइंड गैस के पीछे भी रिसर्च है, और ये रिसर्च मेरी रिसर्च नहीं है, ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों की रिसर्च है। आप गूगल कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन 28% करेक्ट होता है, क्योंकि टीचर जब 4 ऑप्शन बना रहे होते हैं तो पहला ऑप्शन अक्सर वो रॉन्ग देते हैं और दूसरा करेक्ट दे देते हैं।
तो 28% चांसेस उसके ज़्यादा हैं और बाकी सारे ऑप्शन 25% होते हैं चारों ऑप्शन। और चूंकि इसका परसेंटेज बढ़ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो विथ ऑप्शन बी। कुछ ना पता हो, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ब्लाइंड गैस की एक दूसरी एग्जाम्पल देखिए, लेकिन स्टूडेंट्स ये मत देखिएगा कि आप जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ब्लाइंड गैस करना शुरू कर दें। ये कब है? जब आपका 80%, 85%, 90% स्कोर हो चुका है। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसा होता नहीं है। आपने अगर कोर्स पढ़ा होगा तो कोर्स से ही होगा और आपको पता होना चाहिए। लेकिन सपोज कर लीजिए कि आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, जैसे इंग्लिश का वोकैबुलरी देख लीजिए सपोज, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में तो मुमकिन नहीं है कि आपको ना आता हो। इंग्लिश के वोकैबुलरी में कोई बहुत डिफिकल्ट किस्म का वर्ड दे दिया और इसका एंटोनिम पूछ लिया और 4 ऑप्शन ऐसे हैं, ना आपको मेन वर्ड का मीनिंग आता है ना ऑप्शंस के मीनिंग्स आते हैं, तो फिर ब्लाइंड गेस करेंगे ना आप, ठीक है ना। दूसरा ब्लाइंड गेस देखिए, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च शो दैट इन 5 ऑप्शंस, याद रखिए ऑप्शन 5 हैं, इन 5 ऑप्शन ई इज 50% करेक्ट। ये क्यों होता है अब मैं इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब 5 ऑप्शन बनाने होते हैं तो 4 ऑप्शन पहले से मौजूद होते हैं, वो 5वां ऑप्शन अपनी तरफ से बढ़ाते हैं, तो अक्सर वो समझते हैं कि बच्चा ई का आंसर कहाँ देगा, तो आंसर ई में डाल देते हैं, ठीक है ना। ये इंसान की साइकोलॉजी है। 50% इसके करेक्ट होने के चांसेस होते हैं, लिहाजा 5 ऑप्शन में आप किसी के साथ मत जाइए, ब्लाइंड गैस में ई को करेक्ट कर दीजिए। लेकिन 5 ऑप्शन ना एनईडी में है और ना एमडीकेट में है। हाँ, जिन यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में 5 ऑप्शन हो और ब्लाइंड गैस की सिचुएशन अल्लाह ना करे आ जाए, तो आप ये करेंगे। तीसरा गैस, 2 किस्म की गैस हमने पढ़ ली है। नंबर 1 एजुकेटेड गैस, आइंस्टाइन गैस जिसको कह सकते हैं। नंबर 2 ब्लाइंड गैस, जिसके पीछे भी कोई इंफॉर्मेशन या रिसर्च है। तीसरा गैस है वाइल्ड गैस। वाइल्ड गैस का मतलब ये कि आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल एक वैशी की तरह आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा देता है वो वाइल्डली गएगा। एक बच्चे को एमकेट के टेस्ट में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा, इसका ए सही, इसका बी सही, इसका सी सही, इसका ए सही, इसका डी सही है, ठीक है ना। अब जरा वाइल्ड गैस को जरा गौर से सुनिएगा। अ चाइल्ड गेसेस वाइल्डली इन 4 ऑप्शंस, एवरी ऑप्शन हैज 25% चांस टू बी करेक्ट। ओके, चारों के 25% चांस होते हैं। सपोज वो बच्चा अटेम्प्ट करता है 100 क्वेश्चन विद वाइल्ड गैस, किसी को भी ए बी सी डी वो अपनी मर्जी से कर देता है, कुछ नहीं पता। जैसे नहीं कहते उंगली रख दें और जहां उंगली रख दें वो सही है। तो याद रखिएगा करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, हम वो स्कोर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। करेक्ट होने के चांसेस 25% होते हैं और रॉन्ग होने के चांसेस 75% होते हैं। क्यों? परसेंटेज लगा लीजिए, आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कीजिए। चारों ऑप्शन के जो है वो चांसेस 25% है। अगर आपने वाइल्ड गेस लगा दिया, ठीक है ना, सपोज आपने यूं कर दिया ए बी सी डी, तो इसमें चांसेस स्टैटिस्टिक्स कहती है 25 करेक्ट होंगे और 75 रॉन्ग होंगे, क्योंकि 25% चांस आपका बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही है जैसे एक कॉइन को आपने जो है उछाला तो हेड आने के चांसेस 50% है और टेल आने के चांसेस 50% है। 2 कॉइन्स को आपने उछाला तो फिर दोनों हेड आने के चांसेस भी 33% है, दोनों टेल आने के चांसेस भी 33% है और एक हेड एक टेल आने का चांसेस भी 33% है। 3 में से कोई एक वाकया ही होगा तो 33% चांस हो गया। इस तरह आप जो है वो 3 सिक्के उछालें तो या तो तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे, या 2 हेड एक टेल आएगा या 2 टेल एक हेड आएगा। 25% चांस हो गया। यानी सिक्का 1 हो तो जुआ खेलने में जीतने के चांसेस 50% है, कॉइन्स 2 हों तो जीतने के चांसेस 33% है, कॉइन्स 3 हो तो जीतने के चांसेस 25% है। नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ते जाएंगे, जीतने के चांसेस घटते चले जाएंगे। ये सब स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बहरहाल आप जो बड़े होंगे आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग में तो लाजमी पढ़ाया जाएगा, मेडिकल में भी किसी 1 साल आपको ज़रूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जब बीमारियों के बारे में रिसर्च करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स ही आपको काम आता है, ठीक है। अब ज़रा फिर से आ जाइए। करेक्ट आने के चांसेस 25% हैं तो आपका स्कोर बनेगा फार्मूले के हिसाब से। ये फार्मूला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये फार्मूला यही है।
प्लस 100 बनेगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग मिला दें तब भी, और रॉन्ग आने के चांसेस बनेगा -75, ठीक है। और अगर आप रॉन्ग को माइनस भी कर देते हैं तो आपका टोटल स्कोर कितना बनता है, 25। यानी मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप वाइल्ड गैस करेंगे तो आपके 25 मार्क्स यानी 25% मार्क्स तो वैसे ही आ जाते हैं। एक बच्चा जो क्लास 2 में पढ़ता है, इसको MD कैट के टेस्ट में ले जाइए और बोले अपनी मर्जी से जो चाहे आंसर दो, 25% रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बच्चा पढ़ लिख कर जा रहा है, तैयारी करके जा रहा है, इंटर पूरा कर लिया इसने, इंटर के बाद इसने तैयारी की, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्लासेस ली, और अगर इसका स्कोर 40% 45% हो तो बताइए क्या करना चाहिए। इससे बेहतर तो क्लास 2 का बच्चा वाइल्ड गैस में सही परसेंटेज ले आएगा। तो बेटा समझने की कोशिश कीजिए, आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका 85 से नीचे स्कोर आना ही नहीं चाहिए, इतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। वाइल्ड गैस, नेक्स्ट स्क्रीन देखिए। बट यू आर नॉट अ चाइल्ड। अगर एक बच्चा होता उसके 25 मार्क्स मिलते, ठीक है, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, लेकिन आप वो बच्चा क्लास 2 के बच्चे नहीं हैं। आप इस तरह से नहीं करेंगे ABCD ABCD ABCD, ठीक है, इस तरह टिक और क्लिक नहीं करेंगे। अब सुनिए ज़रा पॉइंट नंबर 2, इफ़ यू एलिमिनेट एनी वन ऑप्शन बाय योर प्रीवियस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट करें 4 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को कह देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है, बस आप 4 में से एक को एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 33%, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर बनता है 66%। अब जरा आप देखें, आपके करेक्ट होंगे 33, आपका स्कोर बनता है +132, आपके रॉन्ग बनते हैं 67, आपका स्कोर बनता है -67 फार्मूले के हिसाब से, और जो डिफरेंस आता है इसमें आपका स्कोर बन जाता है 65। आप ज़रा देखिए, सिर्फ एक रॉन्ग पता चल जाए, थोड़ा सा भी मालूमात बच्चे की अच्छी हो, तो कहाँ 25 स्कोर था और कहाँ 65 स्कोर हो गया। सी द डिफरेंस। ये सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको ना वाइल्ड गैस करना है ना ब्लाइंड गैस करना है, आपको तो अच्छी तरह से तैयारी करके आंसर देने हैं, और फिर हो सके तो एजुकेटेड गैस करना है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है, इस किस्म के वोकैबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चन को ऐसा आ जाता है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा, दीज वर सम टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर योर काइंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, और ये आपके काम आती है। आई थिंक यू मस्ट हैव लाइक दिस techniques and these slides. Try to apply this in your class tests, in your self-assessment test, in your grand test, in your mock test, and in your self-assessment test, and of course in your final test. I wish you good luck, not only in this test which you are going to appear in the month of September, but also in your life. खुश रहें. Thank you very much. Allah Hafiz.